आप सभी को मैं एक अपडेट इस क्लास शुरू होने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि यूजीसी नेट में बेसिकली इसी सप्ताह यानी आज मंडे और 2 तारीख आज 1 अप्रैल है। आज 1 अप्रैल 2024 है और दिन मंडे है। इसी सप्ताह में आपने न्यूज़ में भी मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था, आप लोगों का जो है यूजीसी नेट का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही फॉर्म आए तो मैं सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भैया अपना अपना फॉर्म सबसे पहले ही भर लोगे तो बेटर रहेगा, है ना। अब फॉर्म भर के अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, वरना लास्ट में भरोगे तो टेंशन लगी रहेगी, फॉर्म भरना है, साइड वगैरह चलती नहीं। इसलिए तैयार रहो, इसी सप्ताह में आप लोगों को आ जाएगा, यानी 10-15 तारीख के बीच में आप लोगों के भर दिए जाएंगे, यानी स्टार्ट हो जाएंगे। और यूजीसी नेट में मैं बात कर रहा हूँ आज के टॉपिक में, अगर हम बात करें यूनिट नंबर 8 के ही अंतर्गत भारत में अगर हम जिक्र करते हैं तो समाजकार्य की आचार्य संहिता पर और मानव अधिकार संरक्षण पर। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर परीक्षा में सवाल बनता है तो कुछ इस तरीके से बनता है, इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप लोग से मैं क्वेश्चन करूंगा, इस प्रश्नों को आप लोग जो है सोच समझ के जवाब भी देते चलिएगा साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि समाजकार्य में व्यावसायिक अभ्यास में समाजकार्य, अभी मैं आपको टॉपिक ये प्रश्न आप देख लेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, समाजकार्य के व्यावसायिक समाजकार्य के व्यवसाय, ठीक है, व्यावसायिक अभ्यास में ठीक है, समाजकार्य के व्यावसायिक अभ्यास में समरूपता लाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम किस देश में आचार्य संहिता अपनाई गई थी। एक बार म्यूट रहिएगा प्लीज, है ना। अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिया आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए आपसे कहेगा यूके यानी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी यूएसए यानी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी आपका भारत। जवाब एक बार सर बी यूएसए यूएसए में 1860। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने यहाँ पर जवाब दिया है तो करेक्ट जवाब दिया है। किसी बच्चे ने 1960 का भी वर्ष बता दिया है, बहुत बढ़िया, और ये आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन देखिए, 2-4 क्वेश्चन करेंगे इससे, फिर उसके बाद टॉपिक को लेंगे और इजी हो जाएगा आपको समझने में। ठीक है, इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन में लेना उचित समझूंगा, जैसे समाज कार्य के संदर्भ में ठीक है, ये यूनिट नंबर 1 का पॉइंट है, मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। ठीक है, क्रियान्वित ध्यान दीजिएगा, क्रियान्वित आचार्य संहिता ठीक है, भारत द्वारा किस देश से ग्रहण की गई है? किस देश से ग्रहण की गई है, बताइए। वन लाइनर टाइप पे क्वेश्चन बता भी सकते हैं आप लोग। बिल्कुल, ऑप्शन अगर ए आपसे कहता है यूएसए, ऑप्शन बी कहता है यूके, ऑप्शन सी कहता है फ्रांस, ऑप्शन डी कहता है भारत, तो जवाब आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर जो है यूएसए। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, यूएसए सर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 और करेंगे हम लोग यहाँ पर। सवाल ये कहा गया, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन यूनिक लगेगा। जैसे मैंने कहा अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता म्यूट रहा करो प्लीज। देखो छोटा छोटा बच्चे होते हैं ना, चिल्लाने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य संहिता ठीक है को ग्रहण
नहीं करते हैं। आपको यहाँ पर क्योंकि करके मैंने दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा रीज़न आप लोग यहाँ पर बताइएगा क्योंकि। पहला ऑप्शन आपसे क्या कहेगा कि यह अलिखित है, अलिखित है। ऑप्शन बी आपसे कहेगा कि यह प्रभावशाली है व्यावसायिक संगठन में, प्रभावशाली व्यावसायिक संगठन, इस वजह से। ऑप्शन सी आपसे कहेगा यहाँ पे प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता, प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन डी कहेगा बी और सी। जवाब एक बार बताइएगा। सर अलिखित है। अलिखित है। ओके, ठीक है। और भी सर बी वाला। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि आचार संहिता अलिखित है। इस संबंध में आप लोगों ने बताया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एनजीओ वगैरह में, तो उनकी प्रक्रिया बेसिकली क्या हो सकती है, अलिखित के परिप्रेक्ष्य में भी दर्शाई जा सकती है ना। प्रश्न ये कहा कि अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता आचार संहिता को ग्रहण नहीं करते हैं। क्या ये रीज़न सही रहेगा कि वो अलिखित है इस वजह से नहीं ग्रहण करते? कुछ लोग ऐसे भी होते भाई, कोड ऑफ एथिक्स बता देते हैं भैया कि जब क्लास आपकी चलेगी तो फ़ोन बंद कर देना। इसका मतलब कि उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स लागू कर दिया, यानी आचार संहिता वहाँ पे लागू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अलिखित नहीं होती है, अलिखित होती है। बात समझ रहे हो ना? अगर किसी को रूल बता दिया जाए, उस पर आपको खरे उतरना है, तो इस प्रक्रिया में आचार संहिता। अब ये बाध्य नहीं है कि सामाजिक कार्यकर्ता उसको माने, है ना, इसको माने। ये वहाँ पे नहीं कि भाई आपने कह दिया तो इसका मतलब कि भाई अब होगा वही। बात समझ रहे हैं ना मेरी? प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करें। सर ऐसे लिखित में तो नहीं है ना, मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, आप किसी में भी काम कर रहे हो, तो जो भी आचार संहिता है वो हमारे पास रिटर्न में नहीं है ना। तो एक जो सोशल वर्कर होता है उसको समहाउ कई बार कोई चीजों में डाउट भी हो जाते हैं ना। देखिए सवाल मैं आपसे कहूँ, एक बार मेरी बात को बात ध्यान सुनिएगा प्लीज़। कहा कि अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता आचार संहिता को ग्रहण नहीं करते हैं। देखिए मैंने कहा कि अगर मैंने रूल बनाया है तो आप मेडिकल सोशल वर्कर है या सामाजिक कार्यकर्ता है या प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे रूल को मानें। सामाजिक कार्यकर्ता ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है भाई कुछ प्रक्रिया में वहाँ पे लग रहा हो, कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी प्रक्रिया या कुछ ऐसा नियम जो आप बना सकते हो अपने तरीके से। हमें लगता है भैया कि हम दोपहर को 1 बजे क्लास लेंगे आपकी, है ना, ये मुझे लगता है। तो अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है उस चीज़ को कि मैं 7 बजे ही डेली क्लास ले आपकी, है ना। अब ये आपने मान लीजिए बनाया रूल, है ना, और मुझे लगता है भाई कंफर्ट नहीं हूँ तो मैं उसमें परिवर्तन कर सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ को बोल कर भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि अब ये रिटर्न में लिखा ही हो सकता है रिटर्न में भी हो, ऐसी बात नहीं, हो सकता है रिटर्न। तो आचार संहिता अलिखित है ना, तो यहाँ सवाल कहा कि आचार संहिता को ग्रहण नहीं करता है। अच्छा दूसरी बात समझिएगा, है ना, एक कहा कि प्रभावशाली व्यावसायिक संगठन हो, प्रभावशाली सामाजिक, अगर हम बात करते हैं तो कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, इसका मतलब समझ सकते हैं क्या? अब ये कह रहा हूं कि वहां पे देखो एक चीज ये ध्यान रखिए, आचार संहिता लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। क्लियर रहेगा? ये बात क्लियर रहेगी? बता दीजिए एक बार। यस सर। समझ रहे हैं कि अगर मैं रिटर्न में नियम हो सकता Yes, है sir. और बताया भी जा सकता है, दोनों हो सकता है इस प्रोबेबिलिटी में। जी सर, ऐसा होता है। ऑप्शन में कहा कि नहीं, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यानी ये तो आपका है। अब बात आता है प्रभावशाली व्यावसायिक संगठन, मतलब जो व्यावसायिक संगठन बेसिकली प्रभावशाली हो वो आचार संहिता ग्रहण नहीं करेगा। क्या ये बात सत्य है? जो प्रभाव में होगा, जो इफेक्टिवनेस में होगा,
जो प्रक्रिया संचारित कर रहा होगा, जिस परिप्रेक्ष्य में हो रही, वही नहीं करेगा, बाकी सारे करेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा ये पॉइंट में आपके एरर्स हैं कि आप यहां पर प्रभावशाली को डाला है। क्या जो प्रभावशाली एनजीओ संगठन नहीं है, क्या उनमें रूल नहीं है? उनमें भी तो रूल है। होता ना कभी कभी किसी के एनजीओ, किसी के विद्यालय अच्छे खासे चलते हैं, है ना, ठीक है, तो वो प्रभावशाली में है। जिनका नहीं चल रहा है, मान लीजिए विद्यालय वगैरह, तो क्या वो उसकी क्रियाएं रुक गई हैं? नहीं ना। हमें आचार संहिता बेसिकली अप्लाइड और आपके अपने ऊपर रख के सोचना है इस बात को, है ना। और वही प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं इसे ग्रहण करेगा, बाकी सारे कार्यकर्ता करेंगे। मतलब जो इस समय ट्रेनिंग वगैरह पे होगा, जो सारी क्रियाओं पर एक्टिव होगा, वो नहीं मानेगा, बाकी सारे मानेंगे। ये भाई कहाँ का नियम है ना। नियम तो सबके लिए बराबर है। तो मेरे कहने का भाव ये होगा कि आप ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें, है ना। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सवाल अच्छा था और ये दिया भी गया था सवाल। आपको बता दें, एक बार 2019 का पेपर आया था, दिसंबर 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। पेपर अगर किसी ने देखा होगा तो उनको याद आ जाएगा, और नहीं भी देखा होगा ना तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ पर सवाल आया था कि सामाजिक कार्यकर्ता, जवाब भी देना है आप ही लोगों को। कहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, और कहा इसके अंतर्गत कि किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संबंधों का, सामाजिक कार्यकर्ता के किसी भी, ठीक है, प्रकार के व्यावसायिक संगठन, समझिएगा, व्यावसायिक संबंध करिएगा, व्यावसायिक संगठन नहीं। व्यावसायिक संबंध बेसिकली क्या था? प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करने वाला प्रक्रिया में व्यावसायिक संबंध, ठीक है, का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं आप? आप बताइए, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो किसी भी प्रकार से, अगर आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर होंगे, तो क्या आप किसी भी व्यक्ति का, या कोई भी आप व्यवसाय कार्य कर रहे हैं, तो उस क्लाइंट में, जैसे केस वर्क कर रहे हैं, ग्रुप वर्क कर रहे हैं, कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक व्यावसायिक संबंध बन जाता है, प्रोफेशनल रिलेशन बन जाता है। उस प्रोफेशनल रिलेशन का आपको अनुचित का मतलब था नेगेटिव, लाभ नहीं लेना चाहिए। जी सर, सत्य है ये सर, समझ आ गया कि अपने कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं उठाने चाहिए। या मैं आपसे ये कह दूं कि अपने व्यक्तिगत यानी पर्सनल, धार्मिक लिखा हुआ है, धार्मिक, राजनीतिक, समझिएगा, धार्मिक, राजनीतिक या व्यावसायिक हित या हितों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे एक बात करूं, आप जाते हैं जब डेटा लेने के लिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते भैया हमें डेटा चाहिए, तो डेटा के लिए कुछ झूठ भी बोल देते हैं, है ना। झूठ बोलने मतलब ये होता है भाई कि गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं, यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है आपकी सरकार के पास जाएगी, सरकार चेक करेगी, अगर आप उसके एलिजिबल होंगे तो आपको सरकार इतना जो है आर्थिक रूप से इतने पैसे जो है पैसे में मदद करेगी। या तो आप कह दिए भाई ये जो सड़कें वगैरह है, यहाँ पर क्या होता है, आपकी सड़कें वगैरह ख़राब रखी, मैं ये इसको रिपोर्ट को भेजूंगा, सबमिट करूँगा, तो गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, तो सही डेटा जो है डेटा आप मुझे बताइएगा, तो सारी चीज़ें आपको ये चीज़ें होंगी। जो कि ऐसा कुछ होता नहीं। मैंने देखा है ऐसे, मेरे साथ के कुछ लोग खुद थे जो काम कर रहे थे, और जब क्लाइंट सर्वे कर रहे थे तो सर्वे के दौरान इस तरीके की बातें बता भी रहे थे, उसमें बोल भी रहे थे ऐसी चीज़ों पर, है ना, जो कि ऐसा यहाँ पे ये उचित नहीं, अनुचित है ना। आप अपने व्यवसाय के हितों को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, आप अपने हित, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आप सोच रहे हैं, आप डेटा आपको सही सारी चीज़ें मिल जाए, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं,
है ना। हो सकता है धर्म को लेकर आप रिलेट करा रहे हो इस तरीके की प्रक्रियाओं में, ठीक है, तब भी ये सब चीज़ कर सकते हैं आप। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो इस तरीके की बातें हो सकती हैं। तो यही कहा जा रहा है कि आपको व्यावसायिक संबंधों का अनुचित लाभ नहीं लेना है, चाहे व्यक्तिगत हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, चाहे आपका खुद का कार्य हो, व्यावसायिक हित हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप उस व्यक्ति का शोषण नहीं करना होगा आपको। ये इतनी बातें लिखी हुई है। इन बातों में बताइए कौन सा ऑप्शन रिलेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा, समाज कार्य व्यवसाय का मूल्य आधार है। ये समाज कार्य व्यवसाय का मूल्य आधार का। और ऑप्शन बी, परिस्थिति होगी, परिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत का पार्ट है। ऑप्शन सी, आचार्य संहिता का पार्ट है। ऑप्शन डी, गोपनीयता से संबंधित सेवार्थी डिस्काउंट छूटों का सिद्धांत या प्रक्रिया है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, प्लीज ऑप्शन बताइए। ए बी सी नंबर। बिल्कुल सर ऑप्शन सी। हाँ, सही जवाब। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो है सवाल परीक्षा में आए थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और आपको बता दी एक बात और, यहाँ जब भी सवाल बनाएगा केवल और केवल आपको ध्यान में रख के बनाएगा। आपको गारंटी देता हूँ उस सवाल में सामाजिक कार्यकर्ता अवश्य मेंशन किया रहेगा। जब भी समाज आचार संहिता सवाल बनाएगा तो सोशल वर्क उस शब्द में जरूर मेंशन होगा। ये 110% है। और आप अपने आधार पर सोच के जवाब बताइएगा यहाँ पर। और दूसरी बात आपको पता हो चुकी है कि ये आचार संहिता ना कोई कंपनी वगैरह नहीं बनाती है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं बनाता है, ये एक व्यावसायिक संगठन होता है ना। जैसे मैं कहा कि एक एनजीओ किसी ने ओपन किया, अब उस एनजीओ में आपको मालूम होगा कि भाई सदस्य होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी होते हैं, इस तरीके के उनके कुछ सदस्य आप कह लीजिए, या आप कुछ कह लीजिए कि चलाने वाला कुछ व्यक्ति होते हैं उसमें। तो उन व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया होता है। तो व्यक्तियों की बजाय अगर हम इस तरीके कहें कि व्यावसायिक संगठनों द्वारा बनाया जाता है आचार संहिता, तो वो उचित रहेगा। अच्छा, एक व्यक्ति इसलिए नहीं बना सकता भाई, हो सकता है हम लोग ऐसा भी सोचे, अच्छा उसके लाभ के लिए ऐसा हो रहा हो। मैं अगर आपसे यही कहूँ कि भाई किसी एनजीओ में नौकरी कर रहे हो, उसने रूल बनाया अपने एनजीओ का, तो हम ये सोचेंगे कि ये अपने लाभ कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। अच्छा, वो बताएगा भी नहीं आपको कि भले उसी ने बनाया हो, अलग की बात है, लेकिन वो यही बात आपके सामने मेंशन करेगा कि हमारी टीम ने बनाया है, हमारी टीम ने मिलकर मीटिंग मिनट्स जो भी रखा होगा उसमें आचार संहिता कभी इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं, व्यावसायिक संगठनों द्वारा बनाया जाता है आचार संहिता, है ना, उनके द्वारा बनाया जाता है आचार संहिता। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि 2019 में इस टाइप से भी सवाल पूछे गए थे, किसके द्वारा बनाया गया था, है ना। पेपर मैंने करवाया भी है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करना हम लोगों को। ये बेसिक चीज़ है, केवल मैं एक दो लाइन बता देता हूँ आपको, आप इजीली समझ जाएंगे। समाज कार्य सिद्धांत में मानवाधिकार दो सिद्धांतों में जैसे गरिमा के लिए संघर्ष करता है। प्रथम, मौलिक स्वतंत्रता जो मानव के पूर्ण विकास को अनुमति देती है। दूसरा, व्यक्ति और समाज की क्षमता। यानी मैं आपसे बात करूं तो पहली बात तो यह है कि मौलिक स्वतंत्रता देती है आपको, ताकि आपका संपूर्ण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, है ना, ताकि आप समाज में सकारात्मक व्यवहार कर सकें, ठीक है। आपका जो आपके अंदर जो अवांछनीय व्यवहार है, उस अवांछनीय व्यवहार को यानी निगेटिव व्यवहार को दूर किया जा सके, तो पूर्ण विकास की अनुमति देता है ये आपको, है ना, समाज कार्य के सिद्धांत में मानवाधिकार। दूसरी बात कहता है कि भाई कि व्यक्ति और समाज की क्षमता को लेकर, यानी व्यक्ति और समाज की जो क्षमता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करना, जैसे नागरिक राजनीतिक अधिकारों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के साथ होना चाहिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता ने बेसिकली कुछ सिद्धांतों का पालन किया है जो इस तरीके से दिया गया है।
प्रत्येक मनुष्य का एक विशिष्ट मूल्य होता है, ये बात आप जानते हैं, जो उस व्यक्ति के नैतिक विचार को सही ठहराता है। आपके मूल्य जो आप होते ना, जैसे भाई क्या रहे, आप लोगों ने ये बात भी बोला होगा किसी ना किसी से, भाई अगला एक पर्सन है वो बड़ा ही सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी का मतलब ये होता है कि हम अपनी बातों से पलटते नहीं है, है ना। अच्छा, ये नहीं भाई कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसी वाली क्रिया नहीं है यहाँ पे। कहने की बात यह है कि जो आपके विशेष वैल्यू है, आपके अंदर कुछ एक गुण है, कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, है ना, वही क्वालिटीज़ आपके क्या कहलाती है, आपको सही ठहराती है, आपको बताती है कि आप इस क्रिया में निपुण है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक एबिलिटी पाई जाती है, हर एक व्यक्ति के अंदर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर एबिलिटी नहीं पाई जाती। हर एक व्यक्ति के अंदर एक एबिलिटी होती है, ठीक है। जो आइडेंटिफाई अपना कर लेता है वो अपना बाहर निकालता है, वो समाज को बताता है। जो नहीं कर पाता अपना आइडेंटिफाई अपने, तो उसको क्या करते हैं भाई, वो चीज़ें आप लोग कहते हो भाई ये देखो बच्चा ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, बिना काम का है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के शब्दों से आप उससे संबोधित करते हैं, है ना, धरती पर बोझ है, इत्यादि चीज़ों को लेकर आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य का विशिष्ट मूल्य होता है, उस व्यक्ति की नैतिक विचार को सही ठहराता है उसके, और प्रत्येक व्यक्ति को इस सीमा तक आत्मपूर्ति का अधिकार है और वह दूसरों के समान अधिकार का अतिक्रमण ना करे और समाज की भलाई में योगदान देता है। ये बात भी सही है। प्रत्येक समाज चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, अपने सभी सदस्यों के लिए अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए कार्य करता है। बात सही भाई, प्रत्येक व्यक्ति अपना हित चाहता है, अपने समाज का हित चाहेगा, अपने गांव का हित चाहेगा, ग्रामीण क्षेत्र का जिस एरिया में रह रहा है अपने क्षेत्र के हित की बात करेगा, अपने घर के हित की बात करेगा, अपना पर्सनल हित की बात करेगा। इस तरीके की प्रक्रिया बेसिकली शामिल होती है इसमें। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता रखता है, और सामाजिक कार्य के अंतर्गत मैं आप सबको एक बात और बता दूं, समाज कार्य के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जब भी कोई कार्य करता है वो न्याय के आधार पर जो सिद्धांत होता है उसको प्रतिपादित करके, उसको लागू करके उस व्यक्ति के अंदर मॉडिफाई यानी परिमार्जन जैसी प्रक्रिया को करके उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। इसलिए सामाजिक न्याय का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है सोशल वर्क में, और कार्यकर्ता यही कार्य करता है, न्याय का कार्य करना। इसका मतलब नहीं एक पक्ष की बात सुनकर आपने न्याय कर दिया, दोनों पक्ष की बात सुने। देखो कोई भी क्रिया अगर होती है, जैसे अगर मैं कहूँ लड़ाई झगड़े की बात करूँ, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति ही दोषी होगा, दोनों व्यक्ति दोषी होंगे, है ना, दोनों व्यक्ति दोषी हैं, एक व्यक्ति नहीं हो सकता कभी भी, ये बात ध्यान रखना। सामाजिक कार्यकर्ता का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्षों और उसके परिणामों, विकास और समाधान में व्यक्तियों, समूह, समुदाय और समाज के साथ काम करने के लिए उद्देश्य और अनुशासित ज्ञान और कौशल समर्पित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता के पास चाहे वो व्यक्ति के आधार पर समस्या का समाधान कर रहा हो, चाहे वो समूह के आधार पर समाधान कर रहा हो, चाहे वो समुदाय के आधार पर समाधान कर रहा हो, परंतु इन क्रियाओं में जब भी वो समाधान करे तो उसके पास विभिन्न प्रकार के ज्ञान, नॉलेज यानी कौशल, सिद्धांत, टेक्निक यानी टेक्निक को क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, टेक्निक को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रविधियां, है ना, तकनीक है ना, तकनीक सर, तकनीक। हाँ, तकनीक और उपकरण, संसाधन इत्यादि चीज़ों को क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होगा तब आप सही तरीके से सही क्रिया में आप उस पर कार्य कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लिंग यानी जेंडर, आयु, दिव्यांगता, नस्ल, रंग, भाषा, धार्मिक, राजनीतिक मान्यताओं, संपत्ति, यौन अभिविन्यास, स्थिति, सामाजिक वर्ग दोनों के आधार पर अनुचित भेदभाव के बिना सर्वोत्तम सहायता प्रदान करेगा। आपको कभी भी भाई वो दिव्यांग व्यक्ति है हमें उसके साथ काम नहीं करना चाहिए, है वो जो है साइको व्यक्ति है साइको के साथ काम नहीं करना चाहिए, है ना, और वो उसकी सही तरीके से वो लैंग्वेज में बात नहीं करता आपसे तो उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, आपके लिए यही चैलेंज है कि आपको उनके साथ कार्य करना है। और देखो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर एक सवाल बनाता है तो मैं तो यहाँ पे सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, वहां आपको वो ट्रेडिशनल शब्दों का प्रयोग करेगा, बातें यही रहेंगी, बातें सारी यही रहेंगी बस, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोपनीयता बनाए रखना है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है, गोपनीयता बनाकर ही काम करना है। इसका मतलब नहीं एक बात पता चल गई तो चलो कुछ नहीं भैया, बाहर किसी से नहीं बताया तो अपने घर में ही बता देते हैं, बीवी बच्चों को, माता पिता को, गलत बात है, किसी को नहीं बताना, है ना भाई, उसकी गोपनीयता बनाए रखो आप।
लगे अगर कि भाई इनसे समाधान होगा, कुछ मिलेगा तो बता दो, घर में चलेगा, है ना। ऐसे नहीं होता है भाई, स्कूल में कुछ होता है, विद्यालय में कुछ होता है, कॉलेज में कुछ होता है, ट्यूशन क्लासेस में कुछ होती है, तो आप क्या करते हो, जाके घर पे बता देते हो आज ऐसी सी बात हुई। नहीं बताना चाहिए, है ना। गंभीर बनो। गंभीर का मतलब होता है कि किसी से कोई बातें शेयर वगैरह मत करो आप, हाँ रखो, दिमाग में रखो, और उसके बाद जब लगे कि किसी समस्या का समाधान करने में आपकी मदद कर सकता है आपका परिवार, तो आप वहाँ पर बताएं। और अपने व्यावसायिक कार्यों में जानकारी के लिए जिम्मेदार उपयोग सिद्धांतों के संबंध में भुगतान करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता उस समय की गोपनीयता का सम्मान करते हैं जब उसके देश का कानून इसे मांग के विरोध में है। अच्छा, ये प्रक्रिया बेसिकली इसी शब्द को रिलेट कराती है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में पॉजिटिव बातें करती है कि गोपनीयता बनाए रखे भाई, है ना। अगर लगता है कि उसके अपोजिट गवर्नमेंट भी काम कर रही है तो आप उसके सामने भी विरोध कर सकते हैं सरकार का, है ना, उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में जिसके सामने आप जिसके साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक है भाई, नहीं मिल पा रहा उसको कार्य योजनाओं का लाभ, नहीं मिल पा रहा सरकार में जो चला रही है उससे, जो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसके साथ उसका शोषण कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें बेसिकली इसके अंतर्गत पॉजिटिव शब्दों में जो है संदर्भित की गई है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, समाजकार्य अभ्यास में मानवाधिकार संदर्भ में कुछ परिप्रेक्ष्य आता है। परिप्रेक्ष्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? सर दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, बिल्कुल सही बात आपने कहा। आपका विचार, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। यहाँ मैंने आपसे पहले बता रखा कि 8, 9, 10 ये ऐसे प्रश्न बनाते हैं जो आपके केवल विचारों पर ही आधारित होते हैं। जिससे आपको बता दें कि जब भी कोई परीक्षा में सवाल वगैरह आजकल पूछे जा रहे हैं तो आपको जानते हो कैसे पूछते हैं, कहता है सीधा सीधा कि भैया सुविधाएं व उन्हें प्रदान करने वाली संस्थाओं का नाम सम्मिलित करिए, तो सुविधाएं उसमें आपको 4-5 लिख देगा, फिर कूट देगा। अब उन्हीं में से आप उसको आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम होती है। आपको उस प्रश्न का मीनिंग जब समझ में आए ना, तो उस प्रश्न की मीनिंग को कई परिप्रेक्ष्य में समझे। इसीलिए मैं हर बच्चों को हर बार यही कहता हूँ कि सोशल वर्क का आपने सबसे पहले पेपर किया करो, क्योंकि यहीं से मनोबल बढ़ता है आपका। सोशल वर्क के कुछ पेपर में आप देखेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा अप्लाइड प्रश्न होते हैं, तो आप जब सही करना शुरू कर देते हैं तो आपका मनोबल बढ़ने लगता है। अच्छा लगेगा भाई सारा सही है, लेकिन विचार आपको सही रास्ते, मतलब सही मार्गदर्शन में करना है, सही क्रिया में करनी है ना, तब जाकर उसके सही जवाब हो पाएंगे। चारों सही नहीं होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऑप्शन इसमें से गलत भी होते हैं। अगला देखिए, मानवाधिकार के संरक्षण तथा रक्षा के लिए, संरक्षण शब्द भी रक्षा को दर्शाता है और रक्षा शब्द भी ऑलरेडी है तो करने में समाज कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित कर रहा होता है। समाज कार्य का लक्ष्य जो है मानव के कल्याण के लिए है, ये बात आप पहले भी जान चुके हैं। समाज कार्य का टारगेट ही, आपका टारगेट क्या है, आप मानव का कल्याण करेंगे, मानव का कल्याण कर रहे हैं, आप मानव का विकास करेंगे और मानव के उसके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना है। ये आपका दायित्व है, आपका ये उत्तरदायित्व है कि आपको ये कार्य करना। अभी भले ना आप प्रोफेशनली तरीके से किसी जगह पे जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर लगे आपको कहीं पर उसका हनन हो रहा है, इस तरीके की बातचीत हो रही हैं, तो उन पर रोक लगाएं, यहीं से सीखें आप। जब आप स्वयं करके उस चीज़ों को देखेंगे तो आपको अच्छा अनुभव मिलेगा, अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। कहीं पर अगर निगेटिव कार्य मिले तो आप तुरंत बीच में कूद पड़ो, है ना, उसको शांत करने का प्रयास करो, है ना, उस समस्या का, बात समझ रहे हो ना मेरी। तो इस तरीके की क्रिया को करो आप। तो आपको मानव का कल्याण करना है, विकास करनी है आप उस मानव का, आपको उसके अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनकर एक पक्ष की तरफ आपको कभी भी नहीं होना है। ठीक है, न्याय तो न्याय होता है। कोई भी व्यक्ति जो दलित हो, निर्धन हो, अशिक्षित हो, उसकी सहायता करना है और आत्मनिर्भर उसे बनाना है। इसी तरह समाज कार्य मानव के अधिकारों की रक्षा और शोषण मिटाने एवं उन्हें अधिकारों के लिए जागरूक करने के कार्य को भी करता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप उसे इंडिपेंडेंट बनाएं, उसके अधिकारों की रक्षा करें, उसके जो शोषण हो रहे हैं उन शोषण को दूर करें, उससे जागरूक करें, उससे कुछ चीज़ें बताएं भी कि ये चीज़ें करोगे आप तो इस तरीके से ये कार्य जो है आपका सक्षम तरीके से, पूर्ण तरीके से सही मार्गदर्शन में जाएगा और सही भी होगा, सफल भी माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसे बताएं ताकि वो जागरूक हो सके, है ना। अगर बीमारी वगैरह से ग्रसित है तो उसको उस रास्ते में सलाह दें, मतलब जिस तरीके का आपको सामने केस मिला उस तरीके से आप उसे जो है क्या करें, सलाह दें। एक विद्वान आए बीजी खेर महोदय, बीजी खेर की अगर बात हम करते हैं तो इन्होंने कहा कि समाज कार्य का उद्देश्य जैसा समानता समझा जा सकता है कि समाज के अन्याय को दूर करना है, यातना से छुटकारा दिलाना है, यातनाओं को रोकना है, स्वयं अपना और अपने परिवार का पुनर्वास करने हेतु समाज के निर्बल सदस्यों की सहायता करना है।
बिल्कुल बात सत्य है, ये करना है ना। तो यहीं से स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है। गांव से स्टार्ट करो, घर से ही स्टार्ट करो। घर में बिल्कुल भी इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए जिस तरीके से अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए प्रभावित है तो उसको वहाँ से दूर करे, उसको पुनर्वासित करे, घर में ही, घर से ही स्टार्ट करें, अपने गांव से ही स्टार्ट करें। ये क्रियाएं धीरे धीरे करेंगे तो आगे आप जाके जो है एक सही और अच्छे प्रोफेशनल सोशल वर्कर बनेंगे आप। मानवाधिकार के क्षेत्र में समाज कार्य का उपयोग। अब आपसे ये प्रश्न बनता है कि मानवाधिकार का जो क्षेत्र है वो समाज कार्य का उपयोग किस तरीके से करेंगे। क्या मुझे आप बता सकते हैं मानवाधिकार का क्षेत्र कौन कौन सा है? प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें आप लोग। मानवा प्लीज। सर दहेज प्रथा, बाल विवाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस तरीके से बात बताया है मुझे। देखो मानवाधिकार को बेसिकली कई भागों में या कई श्रेणियों में इसको बांटा गया है, आप ऐसा कह सकते हो। कई इसको श्रेणी या कई इसके वर्गीकृत जो है किए गए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों से एक बात बताऊं मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में, जैसे आप ये नहीं कि दहेज प्रथा ही प्रक्रिया में हो सकती है, इत्यादि परिप्रेक्ष्य में आप अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो उस क्रिया में भी हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। कई श्रेणियाँ आती हैं तो उनको कई श्रेणियों में आप जो है डिवाइड कर सकते हैं, बट इसका कोई पर्टिकुलर एक डिवीज़न नहीं बताया गया है कि ये आपका इतनी एरिया है, इसी एरिया में आपको कार्य करना है ना। तो एरिया विभिन्न प्रकार के हैं। तो समाज कार्य जितने भी MSW लोग किए हो आप लोग, वैकेंसी इसकी कई फील्डों में आती हैं। भले आप सुन रहे हैं इसमें केवल मेडिकल सोशल वर्क में आ रही है, ठीक है, प्रोफेशनल सोशल वर्क में आ रही है, इन चीज़ों को आप भले ही देख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है कि हर विभिन्न क्षेत्रों में जो है इस समाज कार्य का जो है हमें देखने को मिलता है क्षेत्र। तो मानवाधिकार की समस्या वर्तमान में देश के प्रत्येक क्षेत्र में है। संविधान तथा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनने के बाद भी मानव के अधिकारों के संबंधित हनन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। समाज कार्य मानव अधिकारों से संबंधित होने के कारण इस क्षेत्र में अपनी विभिन्न प्रणालियों के सहयोग से कार्य कर रहा है, जो इस प्रकार से है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक व्यक्तिक सेवा कार्य प्रणाली के माध्यम से कार्य कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपको अगर हम बात करें तो सामुदायिक संगठन के माध्यम से कार्य कर रहा है समाज कार्य। फिर वहीं अगर हम बात करें तो जो है सामाजिक समूह कार्य की प्रणाली के माध्यम से कार्य कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो समाज कल्याण प्रशासन प्रणाली के माध्यम से समाज कार्य जो है अप्रत्यक्ष विधि लगाकर कार्य किया जा रहा है। इसमें पिछड़ा वर्ग आ जाते हैं, गरीब महिलाएं आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, वृद्ध आयु इत्यादि लोग आ जाते हैं, जहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता समाज कल्याण प्रणाली के माध्यम से न्याय दिलाने का काम कर रहा होता है। इसमें कल्याण यानी वेलफेयर का काम कर रहा होता है। समाज कार्य सामाजिक क्रिया के माध्यम से कार्य कर रहा होता है। ये भी बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मानवाधिकार की समस्या जो है पीड़ित वर्गों की समस्या एकमत बनाकर मतलब एक प्रकार से लोगों को सहभागी बनाकर, एकजुट बनाकर ना एक बड़े स्तर पर जो है क्या करता है, एक्शन करता है, एक किसी परिवर्तन की बात करता है, यानी मॉडिफिकेशन की बात करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक क्रिया के माध्यम से कर रहा है। समाज कार्य शोध जरा आप बताएं किस तरीके से हो सकता है समाज कार्य शोध, प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करें। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करना, क्या बोल रहे हैं? समाज कार्य शोध किस तरीके से कार्य करता है? सर वो तो जो भी प्रॉब्लम रहेंगे ना, जो बहुत ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम है, जिनके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, तो हम उन पे रिसर्च करके उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे काम कर सकते हैं, तो वो शोध में काम आ जाएंगे। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे सर बलात्कार हुआ सर, उसमें केस स्टडी करने के लिए, जैसे शोध करने के लिए सर नया और क्या क्या हुआ है, या और भी जानने के जो उस पर्पस से देख सकते हैं समाज कार्य। अच्छा, सर नवीन तकनीकी, नवीन खोज के साथ साथ पुरानी चीजों को भी देखेंगे। हाँ, ये भी बात सत्य है। नवीन चीज़ों के साथ साथ हमें और भी चीज़ों को देखना चाहिए। बिल्कुल बात सत्य है, ये बिल्कुल बात सत्य है आपकी। और बहुत बढ़िया। इसी चाइल्ड मैरिज पे रोक लगाना और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे रोक लगाना। ओके, बिल्कुल। अगर देखो यहाँ पे जो अभी आप लोगों के विचार यहाँ पे आए हैं, सभी लोगों ने लगभग सही बताया है और करेक्ट भी बताया है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कार्य को सोचना है पॉजिटिव के रूप में सोचना है, और हम क्या करते हैं, शोध के माध्यम से किसी समस्या के समाधान की ही बात करते हैं, है ना। शोध के माध्यम से ही हम किसी के समाधान की ही बात करते हैं। तो
तो इसमें देखो क्या है, समस्या का खोज करना है, निराकरण करना है। अब इसका मतलब नहीं कि हमें वर्तमान की ही समस्या देखनी है। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा बताया था अतीत के बारे में। रिसर्च में एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी रिसर्च का सवाल बनाता है अप्लाइड टाइप में, आप देखिएगा पुराना पेपर कहीं उठा के, तो एक आध ऑप्शन में अतीत लिखा होता है। अतीत शब्द एक ऐसा होता है जो रिलेट कराता है। एक मिनट जरा होल्ड रखना। हाँ हेलो, क्या हुआ है ना? तो इस चीज को आप जो है जरूर ध्यान में रखेंगे इस संबंध में। तो ऐतिहासिक हाँ पृष्ठभूमि। हाँ, इसके द्वारा मानव अधिकारों के हनन की समस्या का पता लगाकर उसका समाधान जो है प्रस्तुत किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इसका नाम हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती इसके संबंध में। आसान था। अच्छा, एक बात और बता दूं, आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा, वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर महोदय। जी सर। समाज कार्य में एक ऐसे महान व्यक्ति हैं ये, कि समाज कार्य के इन्होंने दो प्रणाली दिया था। एक का नाम रखा था प्राथमिक, दूसरे का नाम रखा था सहायक। सहायक वाले को द्वितीय भी बोला जाता है, सहायक वाले को गौड़ भी बोला जाता है। जी सर। प्राथमिक में था उसमें केस वर्क आता था, ग्रुप वर्क आता था और कम्युनिटी वर्क आता था। और जो सहायक प्रणाली है उसमें समाज कल्याण प्रशासन आता है, उसमें सामाजिक क्रिया आती है, समाज कार्य शोध आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे भी सवाल परीक्षा में आ चुके हैं। हालांकि जब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1, 2, 3 वाले पे, तब वहां पर इनकी कई बार नाम रिपीट होंगे, वहां पर मैं बात करूंगा। उसके बाद बात करता हूं नारी अधिकारवादी अभ्यास को लेकर। भली भांति तरीके से आप सभी लोग जानते हैं नारी अधिकारवादी के बारे में। अच्छा, जरा सा मैं आपके यहाँ पर विचार जानना चाहूंगा, किस तरीके से आप विचार जरा बताएंगे, जरा क्या है ये, जरा एक बार अपने विचारों को रिप्रेजेंट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर, नारी अधिकारवादी वो होगा जो नारी के अधिकारों के लिए हर क्षेत्र में बात करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो और लैंगिक समानता हो। मतलब वो किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ उस पे नारी के अधिकारों के लिए ही बात हो रही है। बिल्कुल 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 सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखो यहाँ जो नारीवाद शब्द है, एक आपने सुना होगा नारीवाद। तो नारीवाद या नारी अधिकारवाद, बात दोनों एक है, अलग मत समझिएगा। नारीवाद कह लीजिए या आप इसे नारी अधिकारवाद कह लीजिए, बात दोनों एक है। एक बात मैं बता दूं आपको, कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जिन सामाजिक आंदोलनों को संचालित किया जाता है ना, उसे नारीवाद कहा जाता है या उसे नारी अधिकारवाद कहा जाता है। फिर से रिपीट करूंगा, जब समाज में महिलाओं और पुरुषों के बराबर का अधिकार दिलाने की बात होगी, तो उन समाज में एक आंदोलन होगा, उस आंदोलन को संचालित किया जाता है, तो वही आंदोलन जो संचालित हुआ है उसे ही हम क्या बोलेंगे, नारी अधिकारवादी कहेंगे। नारी अधिकारवादी एक ऐसी विचारधारा है जो महिला और पुरुष के बीच असमानता को स्वीकार करके महिलाओं को बौद्धिक और व्यवहारिक रूप से सशक्त बनाने पर बल देती है ना। और नारी अधिकारवाद की या नारीवाद जो राजनीतिक सामाजिक आंदोलन को लैंगिक समानता प्रदान करता है, और अधिकतम प्रयास यही किया जाता है। आप सब भलीभांति तरीके से इस शब्द से रूबरू हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। राजनीति देखिए यहाँ पर, नारीवाद राजनैतिक आंदोलन, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक लैंगिक समानता को परिभाषित करती है, स्थापित करने और प्राप्त करने का एक लक्ष्य को साझा करता है, और इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और व्यावसायिक अवसर स्थापित करना शामिल किया गया है। कहने का भाव ये है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। यहां तक कि आंदोलन को लैंगिक समानता प्रदान करने का अधिकतम प्रयास किया गया है। नारीवाद या नारी अधिकारवादी के अकॉर्डिंग एक बात यह भी कही गई है कि समाज में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हो। उन फील्ड में समानता के अधिकार के सिद्धांतों पर कार्य करना चाहिए, या आप ये कह लीजिए कि कार्य करने वाली नीति होनी चाहिए। इस तरीके की बात होती है। तो नारीवाद बड़ा ही इजी पॉइंट है, केवल इसको आपको सुनना है ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें क्लिक हो जाए। आप सब भलीभांति तरीके से जानते हैं, जागरूक भी हैं इस फील्डों से। वहीं कहता है कि नारीवाद सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक समानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना तथा उसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीतिक और शक्ति संतुलन के सिद्धांतों पर इसके असर की व्याख्या करना है।
स्त्री विमर्श संबंधी राजनीतिक प्रचारों का, बल प्रजनन संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश, समान वेतन संबंधी अधिकार, जो है यौन उत्पीड़न, भेदभाव और यौन हिंसा पर, है ना, इत्यादि जो चीज़ें हो रही हैं उसको रोकना है। उसको क्या करना है? रोकना है। और महिलाओं को बेसिकली समाज की मुख्य धारा से इनको जोड़ना है। इसी प्रक्रिया पर ये बल देता है। आधुनिक स्त्रीवादी विमर्श की मुख्य आलोचना सदैव से ही रही है और इसके सिद्धांत और दर्शन मुख्य रूप से पश्चिमी मूल्यों और दर्शन पर आधारित रहा है। यद्यपि आधार स्तर पर स्त्रीवादी विमर्श हर देश एवं भौगोलिक सीमाओं में अपने स्तर पर सक्रिय रहता है और हर क्षेत्र के स्त्रीवादी विमर्श की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। नारीवाद अर्थात नारी अधिकारवाद अभ्यास, नारीवाद सिद्धांत, सैद्धांतिक दर्शन क्षेत्र में नारीवाद का विस्तार भी है। हालांकि हम बात करें इसमें नृविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, महिला अध्ययन, साहित्य आलोचना, कला, इतिहास, मनोविश्लेषण, ठीक है, और दर्शन जैसे कई ऐसे अंतर्निहित विषय हैं जिनमें शामिल किया गया। यहाँ तक कि समाज कार्य के अंतर्गत यूजीसी नेट में भी ये चीज़ें शामिल की गई है। नारीवाद सिद्धांत का लक्ष्य लैंगिक असमानता को समझना है और लैंगिक राजनीतिक शक्ति संबंधों, लैंगिकता पर ध्यान केंद्रित करनी है। और मैं बता दूं, नारीवादी व्यवस्था को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे उदारवादी नारीवाद होता है, एक समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवाद होता है, एक उग्र नारीवाद होता है, एक उत्तर आधुनिक नारीवाद होता है, एक पर्यावरणीय नारीवाद होता है, एक अश्वेत नारीवाद होता है, एक सामाजिक नारीवाद होता है। कई भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अभी देखेंगे इनके बारे में। सर ये तो पूरा एक सब्जेक्ट है ना सर, जैसे सोशल वर्क है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। नारीवाद व्यवस्था की एक श्रेणी है, एक सब्जेक्ट, एक विषय है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सन 1970 के दशक में, 1970 का दशक था फ्रांसिस नारीवादी द्वारा विस्तृत, एक प्रकार से आप विस्तृत का मतलब व्यापक होता है ना, और प्रभावी संरचना लिखी गई जो मूल रूप से क्रीचर फेमिनाइन, जैसे आप जो यहाँ पर फेमिनाइन शब्द लिखा गया इसका मतलब ही होता है नारीवाद, है ना, की अवधारणा से विकसित थी। अच्छा, किस अवधारणा से विकसित थी ये भी जानना जरूरी। क्रीचर फेमिनाइन शब्द से विकसित थी। क्या आप जानते हो क्रीचर क्या शब्द है? प्लीज। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। क्रीचर तो मतलब ऐसा कुछ बनाया हुआ बोल सकते हैं ना उसको। क्रीचर कुछ बनाया हुआ बोल सकते हैं। क्रीचर एक ऐसी चीजें होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, जो आप असाधारण होती हैं, है ना, उन शब्दों में हम इसको यूज करते हैं क्रीचर शब्द को। जी सर जी। हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बताना स्पष्ट समझूंगा क्रीचर के बारे में, कि क्रीचर एक ऐसा शब्द है जो बेसिकली समाज में अगर असमानता है, कहीं पर किसी का शोषण हो रहा है, कहीं पर किसी का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उस शब्दों में, उस जगह पर हम क्रीचर शब्द यूज करते हैं। तो उस अवधारणा को विकसित करने के लिए विख्यात नारीवादी मनोविश्लेषक और दार्शनिक ब्राया जो है एंटीगर और कलाकार फ्रांसिस मनोविश्लेषक जूलिया क्रिस्टेवा ने नारीवाद विचारों में नारी अधिकारवादी अभ्यास दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। देखिए, मैं एक यहाँ, हालांकि इसमें यही व्यक्ति नहीं है, आपको मध्य प्रदेश का नाम आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश में एक सुनीता है ना, उनका भी नाम सुना होगा और उनके भी सवाल पेपर में आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप जब को आंदोलन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा। साथ ही साथ और भी कई ऐसी महिलाएं हैं, नाम आता है। लेकिन यहाँ अगर एक सवाल पूछता है कि विख्यात जो नारीवाद और मनोविश्लेषण और दर्शन में आता है, तो ब्राया एंटीगर का एक महिला है, इनका नाम आता है, और फ्रांसिस की एक मनोविश्लेषक महिला है जिनका नाम जूलिया क्रिस्टेवा होता है। उन्होंने नारीवाद विचारों पर नारी अधिकारवादी अभ्यास दृष्टिकोण को काफ़ी प्रभावित किया है। तो मैं इन दो महिलाओं के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा कहूँगा, क्योंकि सर एक बार नाम भी लिखवा दीजिए प्लीज। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्राया एंटीगर, है ना, नाम लिखा हुआ है। ये ब्रायन जी जी बेसिकली एक कलाकार रही हैं ये, है ना, साथ ही साथ फिल्म और टेलीविज़न की ये लेखक भी रही हैं, है ना, आप ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर इनके, ठीक है। और कई ऐसी क्रियाएं जो है इनके द्वारा चलाई गई थी, है ना। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक नाम जूलिया क्रिस्टेवा का भी नाम आता है। जूलिया क्रिस्टेवा एक जो है फ्रांस की फिलोसोफर रही हैं और बहुत ही फेमस महिला ये भी रही हैं।
और इनके अंतर्गत सन 1980 में एक कॉन्सेप्ट आया था पावर्स ऑफ हॉरर करके, जो है इन पर भी इन्होंने, जूलिया क्रिस्टेवा ने भी अपना भूमिका जो है इस पर निभाया था। ठीक है, और पुस्तक थी ये। ठीक है, ये पुस्तक का नाम था जो मैंने अभी आपको बताया है कि पावर ऑफ हॉरर करके, और काफ़ी फेमस भी रहा। परीक्षा में जब भी अगर आएगा तो इस तरीके से लिखा रहेगा पावर्स ऑफ हॉरर। ठीक है, जूलिया क्रिस्टेवा का नाम। ठीक है, तो प्लीज़ इनका नाम भी जरूर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महिला हैं और इम्पोर्टेंट है ये। और मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टेवा का तर्क था कि समाज कार्य, मानव विज्ञान और मनोविज्ञान विषय के बीच में संबंध उन्होंने बताया था। और ये ना संबंध ये नहीं बताया था कि मनोविज्ञान और मानव विज्ञान और समाज कार्य, समाजशास्त्र को जो विषय है ना, इनके संबंध अलग अलग बताए थे। ये नहीं कहा था कि ये संबंध एक ही है। ये बात को सुन लीजिए आप लोग, सवाल बन सकता है इस तरीके से। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि समाज कार्य समाजशास्त्र से एक साथ है। ठीक है, समाज कार्य मानव विज्ञान एक है, ये नहीं। सब और विद्वानों ने बोला है, लेकिन क्रिस्टेवा ने कभी नहीं बोला ये बात। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग बताया। इन्होंने सारी जो भी दृष्टिकोण इनका रहा है वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में रहा है इनका। तो इसलिए इनका एक सिद्धांत आता है समूह और विषय का अस्तित्व का सिद्धांत। समूह और विषय का अस्तित्व का सिद्धांत इनका आता है ना। इंपॉर्टेंट रहा है क्रिस्टेवा महोदय भी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो नारीवाद, देखिए मैंने आपको बताया भी कि समाज में महिलाओं के पुरुषों के बराबर का अधिकार दिलाने के संबंध में सामाजिक आंदोलन संचालित किए जाते हैं। ये बात वही नारीवाद कहा जाता है, और नारीवाद का दृष्टिकोण यहाँ पर मिल जाएगा आपको। मैंने आपको एक बात यहाँ पर बता रहा था कि उदारवादी नारीवाद है, समाजवाद मार्क्सवादी है, उग्रवादी नारीवाद है, उत्तराधुनिक नारीवाद है, पर्यावरणीय नारीवाद है, अश्वेत नारीवाद है, सांस्कृतिक नारीवाद है। और देखिए यहाँ पर ये सवाल बना सकता है कि भाई उदार नारीवाद के अंतर्गत क्या बातें होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। उदारवादी नारीवाद वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ना समाज में महिलाओं को अपना प्रतिनिधित्व करने की कई अवसर प्रदान किए जाते हैं। वो बेसिकली उदारवाद नारीवाद कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपको लगे कि महिलाओं को ना समाज में क्या किया जा रहा है कि अपने प्रतिनिधित्व को करने के लिए उनको अवसर दिया जा रहा है कि ताकि आप करें उस क्रिया को लेकर, है ना, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है आप बल दें तो वो सबसे बेटर रहेगा आपको। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक समाजवादी है, समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवाद है। समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद के अंतर्गत ना महिलाओं के साथ होने वाले जो सामाजिक भेदभाव थे उसको रोकने का हर संभव प्रयास किया गया था, और इसके अंतर्गत सामाजिक स्थिति में बदलाव करके नारी का सम्मान किया जा रहा था, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो है आंदोलन वगैरह भी चलाए गए थे। ठीक है, उनकी मदद से महिलाओं के समाज में जो है समानता के अधिकार की भी बात की गई थी। पहले के समय का आप उठा के देख लीजिए, पहले के दौर में इतना महिलाओं को बढ़ावा नहीं मिल रहा था, इतना सशक्तिकरण नहीं मिल रहा था। भाई 5वीं क्लास पढ़ लिया तो ठीक है, चलो बहुत हो गया। कुछ लोग तो अपने बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं थे पहले के समय में, लेकिन जब से लोग जागरूक हुए तब से भाई अपने बच्चियों को भी विद्यालय वगैरह कॉलेज वगैरह करवा रहे हैं या भेज रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, समानता का अधिकार यही है एक प्रकार से। फिर उग्र नारीवाद आया, इसको रेडिकल बोला जाता। उग्र नारीवाद की एक व्यवस्था थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उग्र नारीवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें महिलाओं की समस्याओं को देश की सरकार और समाज के समक्ष रखा जाता था। उग्रवादी नारीवाद जो है मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को प्रोत्साहन देने के कार्य करता है, और जिसमें महिलाएं न केवल घर में बल्कि घर के बाहर भी अपने आप सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। और यह नारीवाद का एक परिवर्तित धारणा सन 1960 के दशक में प्रचलित हुई, है ना। 1960 में ये अवधारणा जो है निकल के आई। अब 1960 के पहले आप सोच लीजिए क्या क्या हो रहा होगा उस समय, है ना, उससे पहले की सोच लीजिए। उत्तर आधुनिक नारीवाद, है ना, बेसिकली उत्तर आधुनिक नारीवाद के अंतर्गत वर्तमान समय महिलाओं की स्थितियों को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये वर्तमान यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक कीवर्ड है ये वर्तमान। ठीक है, और व्यवस्था में महिलाओं को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है। उत्तर आधुनिक नारीवाद महिलाओं के जीवन में पुरुषों के हस्तक्षेप करने पर रोक लगाई गई, जिसमें महिलाएं अपने जीवन संबंधी सभी निर्णय स्वयं ले सके। और इसके अलावा उत्तर आधुनिक नारीवाद में महिलाओं के जीवन में रुकावट पैदा करने वाली प्राचीन परंपराओं और रूढ़िवाद मान्यता को एक नई आधुनिक संज्ञा प्रदान की जाती है, जिससे महिलाओं का जीवन सफल हो सके। इस तरीके की बात बेसिकली उत्तर आधुनिकवाद में या उत्तर आधुनिक नारीवाद में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो कहा गया महिलाओं की जो है पुरुषों के बराबर की बात की गई। हस्तक्षेप पे रोका, भाई पुरुष हस्तक्षेप करता था, ठीक है, उसमें अब उसको भी बंद कर दिया गया। तो इस तरीके की बातें जो होती, अगर उसका हनन होता है तो जाहिर सी बात, तो विभिन्न प्रकार के कानून बन गए हैं, विभिन्न प्रकार के अधिनियम आ गए हैं। अब तो प्रशासन भी काम कर रही है, सरकार भी इस पर कार्य कर रही है ना, पॉजिटिव कार्य हो रहे हैं इस पर। तो
एक पर्यावरणीय नारीवाद है। पर्यावरणीय नारीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक रूप से महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाता है और यह महिलाओं के प्रति एक ऐसा माहौल है जिसका प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। इसके अंतर्गत अनेकों प्राकृतिक संस्थानों द्वारा समाज में नारी की स्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। बात सही भाई, विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं ना, वो कार्य कर रही हैं इस पर। आपने सुना भी होगा इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में, है ना। तो ये क्रियाएं जो है बेसिकली इसके अंतर्गत मेंशन की जाती हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये भी शब्द आप अवश्य ध्यान में रखें। सर किस में वो बताया गया है? मेरी आवाज आप लोगों के पास स्पष्ट है? एक बार क्लियर करिएगा। अच्छा जी सर। जी सर। हाँ, क्या सर ने क्या बोला? मेरे पास आवाज स्पष्ट नहीं उनकी आई, क्या बोला उन्होंने? सर मैं ये कह रहा था कि ये जो पर्यावरणीय नारीवादी उग्रवादी नारीवाद ये किस सन में इनको परिभाषित किया गया है? देखो, इनका कोई एग्जैक्ट वर्ष नहीं बताया गया। बेसिकली उग्र वाला जो था 1960 का दौर बताया गया था, है ना। यहाँ पे एक ऐसा नहीं कि कोई एक ये एक श्रेणी है, एक श्रेणी में डिवाइड किया गया है नारीवाद को, ठीक है, और इस परिप्रेक्ष्य में बताया गया है ना। तो पर्यावरणीय कहो कि आप कोई एग्जैक्ट वर्ष था, उस वर्ष में ये पर्यावरणीय नारीवाद आया, तो ऐसा नहीं है। पर्यावरणीय नारीवाद बेसिकली पहले भी था, 1960 के समय में भी था, 1960 के पहले की भी बात थी, आज वर्तमान में भी है वो चीज़ें, है ना। तो कोई एग्जैक्ट पहले क्या संस्थाएं नहीं चल रही थी? पहले भी संस्थाएं चल रही थी, कोई पर्टिकुलर सर वर्ष इसमें मेंशन नहीं होता, ठीक है सर। इसमें कोई सर ओके सर, इसमें प्राकृतिक संस्थान की बात की गई है। प्राकृतिक संस्थान क्या होते हैं? प्राकृतिक संस्थान जैसे सर अगर कोई मान लीजिए कोई एनजीओ है ना, कोई एनजीओ है और वो एनजीओ पर्यावरण पर कार्य कर रहा है महिलाओं के आधार बनाकर, तो हम उसे बोलते हैं प्राकृतिक जो है संस्थान, है ना। ऐसा कोई प्राकृतिक संस्थान आपने देखा होगा, रिसर्च पर भी संस्थान बनाए गए हैं महिलाओं के लिए जो कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की एनजीओज हैं आजकल ओपन हो चुके हैं जो कार्य कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में इसका नाम लिया गया है, ठीक है ना। तो ये कोई प्राकृतिक संस्थान नहीं है कि वो उस पर कार्य करे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ब्रिटेन में एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम है NRI, ब्रिटेन में NRI, नेचुरल, इसको बोला जाता है प्राकृतिक संसाधन इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। ये इंग्लैंड ब्रिटेन के ना ग्रीनविच विश्वविद्यालय का एक विशेषज्ञ अनुसंधान विकास और शिक्षा संगठन है जो बेसिकली महिलाओं पर भी कार्य करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं। तो प्राकृतिक सर दिल्ली में चिंतन नाम करके एक एनजीओ ऐसा है जो मतलब एनवायरनमेंट के साथ साथ फीमेल के उस पर भी काम करते हैं। बहुत सारी है, चिंतन ही करके नहीं एक एनजीओ है। एनजीओ अब तो आपको बता दूं कि एनजीओ बहुत ज़्यादा हो गए हैं दिल्ली में। अपने स्वयं के लोगों ने एनजीओ ओपन कर रखा है, यस सर, पीजी कर रखा है, बहुत सारे एनजीओ। और एक गोल नहीं चलाते हैं वो लोग, वो विभिन्न प्रकार के गोल चलाते हैं, महिलाओं पर भी चलाते हैं, वृद्धों पर चलाते हैं, बच्चों पर भी चलाते हैं, ठीक है, अशिक्षा, विभिन्न प्रकार के एनजीओ। किसी एनजीओ में विजिट करिए, देखिए उनके अगर आप 25-20 गोल से नीचे अगर मिल जाए तो कहना कि रोहन सर इसमें तो 5 गोल हैं, है ना। तो सबके यस सर, ये तो है ही, बहुत सारे एम्स होते हैं उनके। हाँ, बहुत सारे, सभी भाई उनको स्वतः लाभ की बात। देखो आज के समय में सभी स्वयं के लाभ चाह रहे हैं भाई, कोई ऐसा थोड़ी, तो केवल कहने की बात होती है। हर एक व्यक्ति समाज कार्य कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें रीज़न तो है ना। तो अलग नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, रहे बेटर है। आप भाई अपनी जीविका चलाना है तो चले करे, लेकिन अनप्रोफेशनल तरीके से ना करें। अनप्रोफेशनल बेसिकली मैं कहता हूँ कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसे बता के करें, लोगों को पता होना चाहिए हर चीज़, है ना, और ओपन होना चाहिए। आप छिपा के कोई चीज़ करते तो वो अच्छी बात नहीं रहती ना, वो बुरी बात है। अश्वेत नारीवाद के अंतर्गत गोरे काले के भेद को सामाजिक रूप से समाप्त करने का कार्य करता है, अश्वेत नारीवाद का परिपेक्ष होता है। अब देखिए, अश्वेत नारीवाद पर्टिकुलर कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में पढ़ा है आपने, मार्टिन लूथर, मार्टिन जूनियर लूथर किंग, अमेरिका, जी सर, अमेरिका के गांधी जी जाते हैं वो, है ना। तो अब उनकी बात करते हैं तो उनका एक आंदोलन चला था गोरे काले पर, एग्जैक्ट, है ना। हालांकि या अश्वेत नारीवाद के अंतर्गत देखो इस तरीके की वो चीज़ें होती और होनी भी चाहिए, इस तरीके का ये पर्टिकुलर होना भी चाहिए कि गोरे काले का भेदभाव नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, इसको समाप्त कर देना चाहिए। विश्व भर में तरह तरह के महिलाओं के साथ भेदभाव भी किया जाता है।
अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आपको जॉब की भी बात करता हूं ना, आज के समय में गोरे काले को लेकर भी भाई, भले देखो मैं बताऊं लोग कहें कि इस चीज को लेकर नहीं है ना, लेकिन आज भी ये चीजें अभी भी हमारे समाज में निहित है, गोरे काले को लेकर, है ना। आज भी जॉब पे एक व्यक्ति चला सर जाता बहुत ऐसे संस्थान है, सर ठीक है, तो वहां पे चीज प्राथमिकता को गोरे व्यक्ति को दी माना जाएगी, जाता है। काले व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं आप, आज भी वो चीज़ें निहित है इसमें, भले वो एलिजिबिलिटी में हर चीज़ में आगे होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई उसकी एलिजिबिलिटी को पहचानो, उसके आधार पे कार्य दिया करो आप लोग। कभी भी आप जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़े हुए हो, भविष्य में कभी भी गोरे काले को लेकर भेदभाव मत करना। आप हमेशा जब भी कार्य करना, आप उसकी एलिजिबिलिटी को देखना, है ना, पहचानो उसको। एक बार में किसी को नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता, दूसरी बार मिनट्स बैठाओ, दूसरी बार मीटिंग रखो, दूसरी बार आइडेंटिफाई करो, 2 बार इंटरव्यू ले लोगे चलेगा, लेकिन सही तरीके से परख कर किसी का जो है चयन करो। मेरा कहने का भाव ये है, जो एलिजिबल है, जिसके अंदर एबिलिटी है, उसका आप चयन करें, ठीक है। आने वाले टाइम में आप सभी लोग कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन आप लोग पाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन जब भी आप कार्य करना, विदाउट भेदभाव से ही कार्य करना, ठीक है। विश्व भर में तरह तरह से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। आज भी भले कितनों भी जागरूक हो रखे हैं, लेकिन अच्छा यहाँ भी अगर बात करें, महिलाएं भी कम नहीं हैं, उनको भी जरा सा अगर मिल जाता है छूट ना, तो वो भी ऊपर ही चलने जाते हैं। मतलब महिलाएं भी देखो, अगर मैं बताऊँ बस में अगर चले जाए भाई, टक्कर लग जाए थोड़ा सा भाई, तो अच्छा भाई टक्कर मार दिया तूने, तेरी इतनी हिम्मत, अब उसका नाजायज़ फायदा भाई, उसने बंदा अगर सॉरी बोल दिया भाई चलो तो बात खत्म करो, वहाँ पे हो जाता है कभी कभी भाई, ऐसा बात नहीं है। हमने देखा है भाई, बहुत लोगों का बस में जब बेचारे यात्रा वगैरह करते हैं, जहाँ पे बस स्टैंड होता है वहाँ पे जरूर पंगे होते रहते हैं, हम जाते रहते हैं रास्ते में, देखते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई, महिलाओं को भी थोड़ा सोच समझ के हर चीज़ को करना चाहिए, है ना। लेकिन अब ये आप लोगों का काम है, आप लोग इस तरीके के लोग सलाह देंगे, आप लोग, है ना, आप लोग को क्या करना है, ये सलाह देना है, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ें हैं जिसके कारण महिलाओं का सामाजिक जीवन और आर्थिक रूप से प्रभावित होता है, और इसमें नारियों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ये भी बात है। देखो कुछ लोग तो ऐसे भी भाई, सही बात है कि वो नारियों को बेसिकली सोचते हैं कि भाई ये घर का ही काम काज कर सकती है, बाहर का काम काज नहीं कर पाती हैं ये लोग, है ना, ये केवल घर में सब्जी रोटी ही बना सकती हैं, यहाँ आ गई हैं ऑफिस में काम करने, विभिन्न प्रकार के काम दे दिया। मैंने ये भी सुना है, लोग जब काम करते हैं ना तो इस तरह के कमेंट भी करते हैं, एम्प्लॉय ही उनके कमेंट करते हैं, जो कि ये गलत बात है ना। अश्वेत नारीवाद रंग भेद सामाजिक रूप से दर्शाने का कार्य भी करता है, यही चीज़ें दर्शाती है एक प्रकार से, है ना। सांस्कृतिक नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद वह सिद्धांत है जिसमें महिलाओं को सामान्य वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक सापेक्षवाद की सहायता से विभिन्न वर्ग की महिलाओं की समस्या का विश्लेषण करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। सांस्कृतिक नारीवाद उन सभी समस्याओं को दर्शाने का कार्य करता है जिसमें महिलाओं का जीवन प्राचीन संस्कृति के कारण प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल जाती है, सांस्कृतिक नारीवाद भी, नारीवाद के सिद्धांत भी है। मैं ये देखिए आपको ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग अभी PDF शायद मिल भी गई होगी आप लोगों को, है ना, वहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पे पहले एक शब्द यहाँ पर मेंशन किया गया है जो है महिला सशक्तिकरण, है ना, स्वायत्तता, जो है समर्थन जुटाना, इस तरीके की चीज़ें जो है मेंशन आती है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण एक नीति है, क्या बता सकते हो आप? बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आप लोगों से भाई। 2006 महिला सशक्तिकरण नीति 2006। 2001। यस सर 2006। 2006 है महिला यस सर, सशक्तिकरण नीति 2001 में 2006 ना सर। अरे भाई, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की जो नीति आई थी वो 2001 में आई थी राकेश जी, ऐसे सवाल करोगे हैं JRF? सर हाँ 2001 में आई थी। जी सर 2001 में आई थी सर। ये जो राकेश जी आपसे बात कर रहे हैं JRF क्वालिफाई हैं, समझ रहे हो आप लोग? चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे ना, फिर हमें भी लगता है हम गलत है शायद। नहीं, अरे मैं भाई, मेरा काम है आप लोगों को कंफ्यूज करना, आप अपनी बातों पर अटल रहो, मेरा तो काम है मैं आपको इधर उधर सवाल करके आपको फंसाने का, ताकि आप अपनी बातों पर जब अटल रहोगे तभी तो वो चीज़ों में सक्षम रहोगे। जब यही तो कंफ्यूजन करता है, जब पेपर में जाकर कंफ्यूज हो जाते हो आप अटल रहो ना अपनी बात पे, क्यों आगे पीछे जाते हो आप, है ना। स्वायत्तता देखो, समर्थन जुटाना, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। नारीवाद की विशेषता है लैंगिक समानता की प्रकृति, ये सब सारी बड़ी इसी चीज़ें हैं, है ना। मैं ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहता इस पर, इस टॉपिक को यहाँ पर आगे देखता हूँ। भारत में नारीवाद आंदोलन है, चिपको आंदोलन, देखो ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, है ना, विभिन्न प्रकार के आंदोलन वगैरह जो हैं, ठीक है।
भाग लिए, जैसे चिपको आंदोलन था, नक्सलवादी आंदोलन था, ताड़ी विरोध आंदोलन था, दहेज विरोध आंदोलन था। अच्छा, आप लोग जानते हो ताड़ी विरोध आंदोलन? प्लीज, ताड़ी है? सर नहीं सुना इसके बारे में सर। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ताड़ी एक, अगर मैं बात करता हूँ, एक ऐसा आंदोलन था, बेसिकली अगर हम जिक्र करते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण पर ही बल दे रहा था ये भी आंदोलन। और इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ, सन 1992 का आंदोलन था ये। आंध्र प्रदेश के जो है नेल्लोर जिले से शुरू हुआ था और महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया था इसमें। ताड़ी की बिक्री और नीलामी पर रोक लगाने के लिए मोर्चा खोला था। ताड़ी एक नशीली पदार्थ है, जानते हो कि नहीं जानते हो? मादक। जी सर, वो देसी दारू होती है ना सर, जो गांव में बनती है। ये नहीं सर, बनती नहीं है। ताड़ के वृक्ष से निकलता है सर। हाँ, ताड़ के वृक्ष से किसी बच्चे ताड़ का पेड़ केरल में हाँ, ताड़ के वृक्ष बिहार और इधर पूर्वांचल साइड में ज्यादा होते हैं सर, केरल में भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि ताड़ी तो लगभग मेरे समझ से हर एक राज्यों में ही पाया जाता है। कुछ ही एक राज्य रहे होंगे जिसमें नहीं पाया था, लेकिन हर जगह लगभग इसको ताड़ी जो है मिलती है। तो ये प्रकार से नस्ली पदार्थ है। अब जाहिर से ये भी एक महिलाओं के खिलाफ हिंसा ही था सर। बिल्कुल था। तभी मैं बता 1992 में आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन हुआ और उस समय जो है यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बनाया गया था कि पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना। किसमें? पुरुषों में। ये था, है ना? तो अब तो भाई जागरूक हो गए लोग। अभी देखो, बिहार की आपने न्यूज सुना होगा। बिहार में तो बेसिकली जी सर, कर दिया गया। दारू छोड़ करके ताड़ी पे आ गए थे, ताड़ी पीना स्टार्ट कर दिया सर वहाँ पे। हाँ, उस ताड़ी पे आ गए थे। सही सुना था आपने। तो ये चीजें होती है। उसके अलावा खजूर की भी ताड़ी निकलती सर, उससे भी करते थे तो। अच्छा जी, खजूर वाला भी था। खजूर का तो नहीं जी जी जी। है ना। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिपको आंदोलन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, नक्सलवादी आंदोलन, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ। मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। अच्छा देखिए, सन मध्य बेसिकली 1980 और 1990 में ये मध्य में बेसिकली चला गया था। एग्जैक्ट वर्ष इसका जो आता है ना, 1992 आता है, 1992 आता है, ठीक है। और दहेज विरोध आंदोलन, ये सब तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था। जातीय संवेदनशील अभ्यास होता है एक। मैं चाहता हूँ ये वाली क्लास कल करें आप लोग, है ना। ज़्यादा मैंने भी चिल्ला दिया है अब, है ना। और मैं अभी आधे घंटे बाद फिर आऊँगा, आप लोगों की क्लास लूँगा, ठीक है। तो इसीलिए सर 8:30 बजे वाले लोग हैं ना? हाँ जी, वही तो बोलता हूँ, सुनते नहीं हो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ अभी आधे थैंक यू सर। हाँ, आधे घंटे बाद अभी फिर आऊँगा। अभी आप लोग को जाना नहीं है। हम लोग आज पढ़ेंगे निर्धनता के बारे में, ठीक है। निर्धनता DSSB के पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे UGC में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्धनता, ठीक है ना भाई। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। अभी आधे घंटे बाद ब्रेक देता हूँ, ठीक है, 8:30 बजे तक। थैंक यू सर।